चलिए अब आइएगा, सुनिएगा। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में द्वंद्व ना, यानी कि आपको जो कन्फ्लिक्ट होता है लोकतंत्र में किस तरह से कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन के बारे में, ठीक है ना। आज सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभिन्नता, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या कल हम आप लोगों को समझा रहे थे? कुछ याद आ रहा है? क्या समझा रहे थे आप लोगों को? तुष्टीकरण की नीति अपनाता है और शासन प्रणाली दो भाग में, राजतंत्र और लोकतंत्र। और कुछ पीछे आप लोग बताइए जी, क्या समझा रहे थे? कल 1 घंटा का क्लास हुआ था, लगभग 1 घंटा नहीं तो फिर भी 40 मिनट का तो हुआ ही होगा। 40 मिनट में कुछ तो याद आ रहा होगा, क्या हुआ था बताइए। चलिए आइए, जहां तक हमको याद आ रहा है वहां से हम शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे कि लोकतंत्र में किस तरह से द्वंद्व उत्पन्न होता है, और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि लोकतंत्र जो है वह द्वंद्व का कारण बनता है। ये चीज के बारे में पढ़ रहे थे कि लोकतंत्र एक द्वंद्व का कारण बनता है। लोकतंत्र ही समाज में कन्फ्लिक्ट को उत्पन्न करता है, क्योंकि राजनेता जो हैं, जो नेता जो हैं, वह एक तरह से कन्फ्लिक्शन पैदा कर देते हैं, कन्फ्लिक्शन पैदा कर देते हैं राज्य के अंदर ना, क्योंकि उन्हें जो है एक तरह से तुष्टीकरण करनी होती है, उन्हें तुष्टीकरण करनी होती है, इसीलिए वो कन्फ्लिक्शन पैदा करते हैं लोगों में, क्योंकि उन्हें बहुसंख्यक जो है वोट चाहिए, बहुसंख्यक वोट चाहिए, इसीलिए वह इस तरह की काम करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या राजनेताओं द्वारा किया गया ये काम सही है? राजनेताओं द्वारा किया गया लोकतंत्र में ये काम बिल्कुल सही नहीं है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कन्फ्लिक्शन सही है? क्या कन्फ्लिक्शन सही है? अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब यहां पर यह भी बात समझना है कि एक तरफ आपको लग रहा है कि कन्फ्लिक्शन, द्वंद्ववाद जो है वह समाज को लॉस पहुंचाता है, एक तरफ आपको लग रहा है कि कन्फ्लिक्शन समाज को लॉस पहुंचाता है, तो एक तरफ आपको यह भी लगना चाहिए कि कन्फ्लिक्शन समाज में पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है। अगर यदि कन्फ्लिक्शन नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तो फिर समाज में या फिर सत्ता में पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेंगे, साझेदारी नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सत्ता में साझेदारी को बढ़ाता है, सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे अगर हम आपको बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जैसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या होता है उसके अनुसार क्या देखा गया है कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग लीडर होते हैं, नेता होते हैं, और जिनकी जनसंख्या अधिक होती है, जहां पर जिनकी जनसंख्या अधिक होती है उसी के लीडर होते हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज लोकतंत्र में यह भी देखा जाता है कि जो समाज पिछड़ा समाज है, दबा हुआ समाज है, जो समाज पिछड़ा समाज है, दबा हुआ समाज है, उस समाज के लिए एक सेपरेट जो है वह लीडर होते हैं, सेपरेट लीडर होते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ये सेपरेट लीडर उन समाजों के लिए सत्ता में साझेदारी का काम करते हैं। अरे कोई भी लीडर क्या है, कोई भी लीडर जो होता है, नेता जो होता है, वह आपके लिए क्या होता है? अगर आप अपने लीडर को चुनते हैं, जैसे सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, तो वो सांसद और विधायक क्या होता है? आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। अरे भैया, आप इतने लोगों के बदले में वो एक आदमी होगा जो सत्ता में रिप्रेजेंट करेगा। अरे लोकतंत्र क्या होता है ये बताइए? लोकतंत्र का एकदम नॉर्मल डिफिनेशन, जनता के द्वारा शासन ना, जनता के लिए ना, जनता के द्वारा जनता के लिए, यही ना होता है कि जनता का ही होगा, जनता के लिए ही होगा, जनता के द्वारा ही होगा।
ये तीनों चीज इसमें होगा। यानी वो जो चुना जाएगा वो जनता का होगा, जनते का ही आदमी रहेगा, इसके साथ उनके द्वारा ही बनाया जाएगा और उनके लिए ही काम करेगा। ये तीन चीज काम करेंगे यहाँ पर, तो यही तो लोकतंत्र है। तो आप मान लीजिए कि कोई एमएलए या एमपी चुनते हैं तो वह क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन है। वह आप लोगों के बदले में, आप लोगों के इतने सारे लोगों के बदले में वह अकेले रिप्रेजेंट करेगा, वह अकेले रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है कोई भी लीडर को आप चुनते हैं तो। तब यहां पर बात है कि जब द्विंद उत्पन्न होता है, जब द्विंद उत्पन्न होता है तो एक तरह से साझेदारी बढ़ता है। कल हम लोग बात किए कि द्विंद जो है किस तरह से लोकतंत्र में उत्पन्न हो ही जाता है, द्विंद लोकतंत्र में किस तरह से उत्पन्न हो ही जाता है, कल हम लोग बात किए। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि द्विंद उत्पन्न होना भी अच्छी बात है, लेकिन किस हद तक अच्छी बात है, किस हद तक लोकतंत्र में द्विंद होना अच्छी बात है। अगर ये भी आप जानिए कि लोकतंत्र में द्विंद को सही तरीके से न संभाला गया तो विभाजन का कारण भी बन सकता है। अगर द्विंद को लोकतंत्र में नहीं संभाला गया तो विभाजन का कारण भी बन सकता है। नॉर्मल शब्दों में समझिए, द्विंद माने होता है एक तरह से द्वेष, द्विंद माने होता है एक तरह से इसको बात करें तो विवाद, विवाद होता है ना, विवाद। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप लोग पूछिए। देखिए इस चैप्टर में एकदम बेसिक सा चीज़ों को आप समझिए। इस चैप्टर में ज़्यादा हम हाई वर्ड में नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो। इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है कि किस तरह से लोकतंत्र में द्विंद जो है वह सत्ता में साझेदारी को बढ़ाता है। द्विंद माने अभी बताए हैं विवाद, द्विंद माने होता है जब विवाद उत्पन्न होता है। लेकिन देखिए द्विंद भी बहुत तरह के होते हैं। अब यहां से समझिएगा, देखिए पहले जो है अपने दिमाग में इस चैप्टर से रिलेटेड धारणा बनाइए। पहले आप लोग अपने दिमाग में इस चैप्टर से रिलेटेड धारणा बनाइए। क्या धारणा बनाना है कि इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि किस तरह से लोकतंत्र में तरह तरह के क्रियाकलाप होते हैं और उस क्रियाकलाप के माध्यम से लोकतंत्र में लोगों की साझेदारी बढ़ती है, सत्ता में साझेदारी बढ़ती है। सत्ता में लोगों की साझेदारी बढ़ना ये कन्फ्लिक्शन को कम करेगा, विवाद को कम करेगा। सत्ता में जब लोगों की साझेदारी होगी, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, कोई अगर मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, ये आपका राज्य है। यहाँ पे अगर हम समुदाय का बात करेंगे तो कोई भी समुदाय, मान लीजिए ये 4 समुदाय हैं, यहाँ पे 4 कम्युनिटी है, यहाँ पे 4 जाति है, धर्म है। यहाँ पे ये धर्म के लोग जो हैं वह 40% है, ये धर्म के लोग जो हैं वह 20% है, और ये धर्म के लोग जो हैं वह 20% है और 20% है। ठीक है ना, इतने हैं। अगर मान लेते हैं इसका आपको द्विंद को समझने का एकदम नॉर्मल सा ये एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप समझ जाइएगा कि द्विंद कैसे समझना है। देखिए जैसे ये सिर्फ ये कम्युनिटी का, मान लीजिए ये कम्युनिटी जो है वह शुरू से ही सत्ता में पार्टिसिपेशन करते आई है, शुरू से ही सत्ता में भागीदार बनते आई है, शुरू से सत्ता में भागीदार बनते आई है। ठीक है, अब ये यानी कि जितने शासन में लोग हैं वह हिंदू कम्युनिटी से है, इन तीनों कम्युनिटी के कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आने वाला समय में डिमांड होना शुरू हुआ, द्विंद होना शुरू हुआ। इस क्षेत्र में द्विंद होना शुरू हुआ। जब इस क्षेत्र में द्विंद होना शुरू हुआ तो अब क्या कहा गया कि अब शासन में जो है कम से कम 10%, यहाँ पे जितने सीट हैं कम से कम इसमें 10% जो है वो मुस्लिम विधायक को रखा जाएगा। इसके बाद फिर इसमें भी द्विंद होना शुरू हुआ, यानी ये लोग भी विवाद करना शुरू किए ना। इसमें भी बात किया गया कि 10% किया जाएगा और इसमें भी 10%, यानी कि अब क्या हो गया, अब इस तरह से 70 और 30 का आंकड़ा हो गया। 30 अदर और 70, जो कि पहले 100% भागीदार बनते थे। शायद अगर ये द्विंद ना होता तो ये 30% का उसमें भागीदार नहीं बनते। यहां पे बात ये है। अच्छा चलिए, इसी का जस्ट आप थोड़ा सा अपोजिट बातों को समझिए कि मान लेते हैं कि ये द्विंद हो रहा है, इस 3 कम्युनिटी में द्विंद हो रहा है। ठीक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई 3 कम्युनिटी में द्विंद हो रहा है लगातार, यानी सरकार के खिलाफ यहां पे विवाद हो रहा है, लेकिन सरकार इसको सुलझा नहीं रही है। तो क्या हो सकता है? देखिए, इनको सुलझाने के लिए ही तो 10% का सीट दिया कि चलो भाई तुमको क्या चाहिए, तो हमें सत्ता में साझेदार चाहिए, क्योंकि हमारा अपना कैंडिडेट चाहिए जो बात सुने हमारा। ठीक,
इसी तरह से सिख भी बोले कि हमें भी अपना कैंडिडेट चाहिए जो बात सुने हमारा। इसी तरह से ईसाई भी बोले कि हमें भी अपना कैंडिडेट चाहिए जो बात सुने हमारा। तो इन्हें 10-10% सीट देकर ये कन्फ्लिक्शन को खत्म किया गया या नहीं किया गया? ये विवाद को खत्म किया गया ना। जैसे इनको दिया गया ये शांत हो गए, फिर इनको दिया गया ये भी शांत हो गए, इनको दिया गया ये भी शांत हो गए। अब चलिए अपोजिट सोचना आपको ये है कि मान लेते हैं कि ये कन्फ्लिक्शन में सरकार इनका भागीदार ना बन करके, इनको समझने वाला ना बन करके इनको सेप्रेस करने लग जाए, इनको दबाने लग जाए, दमन करने लग जाए। अगर दमन करने लग जाए, क्योंकि आपने दमन का मतलब समझा है ना, किसी भी विवाद को दबाना। सेप्रेस करना विभाजन का वजह बनेगा, सेप्रेस करना विभाजन का वजह बनेगा। कभी भी दबाना जो है कन्फ्लिक्शन को, ये कहीं से आपके राज्य को शांत नहीं करेगा। ये तीन समुदायों का बात को अगर वहां की सरकार चाहे दबा दें, तो इन तीन समुदायों को लगेगा कि हमारा इस क्षेत्र में कोई सुनने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि हम इसको आधार ले लें। और यहां पे एक बड़ा लीडर उभर के आएगा और वह कहने लगेगा कि तब हमें सेपरेट चाहिए, तब हमें अलग चाहिए। यानी इससे निष्कर्ष ये बात निकला कि अगर विवाद को, द्वंद्व को समय पे, सही समय पे न सुलझाया जाए तो वह बहुत विभाजन का कारण बनता है। यह एक विभाजन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कल के कुछ बातों पे, जो हम कल बात आप लोगों से किए थे। कल हम क्या बात किए थे कि अगर हम मान लेते हैं कि किस शुरुआत हुआ था कि कन्फ्लिक्शन किस तरह से उत्पन्न कर दिया जाता है लीडर के द्वारा। कुछ लीडर जो हैं वह अपने सत्ता के चक्कर में लोगों के बीच कन्फ्लिक्शन को उत्पन्न करते हैं। कैसे? जैसे कल हम लोग एग्जाम्पल लिए थे कि उत्तर भारत यानी ज़्यादातर वैसे लोग जो हिंदी बोलते हैं, और उसके बाद अन्य जैसे कि मराठी, असमिया, गुजराती, ये सभी लोग, जैसे मराठी, असमिया, गुजराती, ये सभी लोग। अब देखिएगा यहां पर क्या है कि यहां पे हमेशा जो है उत्तर भारत और मराठियों के बीच विवाद होता है, उत्तर भारत और गुजरातियों के बीच विवाद होता है, असमियों के बीच विवाद होता है। अब ये विवाद का क्या वजह है, क्यों विवाद होता है? तो इस विवाद का एकदम नॉर्मल सा वजह है, और वह वजह आपका बनता है, इस विवाद का नॉर्मल वजह है, और वह वजह बनता है कि यहाँ के जो लीडर हैं वह उन्हें बताते हैं कि इनके आने से, इनके जनसंख्या बढ़ने से आपका संसाधन खतरे में आएगा, आपका संसाधन खतरे में आएगा। और जब आपका संसाधन खतरे में आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। जैसे प्राकृतिक संसाधन में पानी, हवा, इस तरह से अर्थ, जमीन जो है, उन सभी चीज़ों को लेकर के वो बात करते हैं। महंगाई, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगा वहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगा, इसके वजह से ये चीज़ होता है। अच्छा चलिए, अब बात ये यहाँ पे हम लोग करेंगे कि जो सामाजिक विभिन्नता, विभाजन होता है, यानी कि जब भेदभाव किया जाता है वह किस स्तर पे किया जाता है, ठीक है ना। जो भेदभाव किया जाता है वह किस स्तर पर किया जाता है। देखिए, अभी तक हम आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किए थे कि देखिए ये जो है किस तरह से साझेदारी में योगदान देता है ना। एक तरफ अगर कन्फ्लिक्शन, एक तरफ अगर हम बात करें द्वंद्व गलत है, तो एक तरफ द्वंद्व सही भी है। ये आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर द्वंद्व नहीं होगा तो लोकतंत्र में बराबर के भागीदारी नहीं होंगे, बराबर के साझेदारी नहीं होंगे। और ये भी बात है कि अगर द्वंद्व को सही समय पर ना सुलझाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बनता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता के बारे में देखेंगे। यानी कि हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विभाजन क्यों होता है, किस आधार पर सामाजिक विभाजन किया जाता है। जो जहां पे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग किताब अपना खोल लीजिए, चैप्टर को देखिए, चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर को आप लोग पढ़िए। चैप्टर में जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए, और क्लास के दौरान उसको पूछ लीजिए ना। चैप्टर को जब तक आप लोग पढ़ना नहीं सीखिएगा तब तक फिर आप लोगों का उतना स्किल अच्छा डेवलप नहीं होगा पढ़ने का।
चलिए आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पे सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभिन्नता। अच्छा, आप देखेंगे सामाजिक विभाजन के सेंस में आप देखिएगा इधर, अच्छा यहां पे आप समझिएगा बात को कि सामाजिक विभाजन में आप देखिएगा कि हर देश का, हर क्षेत्र का, हर एरिया का, हर राज्य का एक सामाजिक विभाजन होता है और एक सामाजिक समानता होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक कल्पना करें ना आप कि आप जिस वक्त सोचेंगे हम इंसान हैं, उस वक्त आपको पूरे विश्व के लोग एक लगेंगे कि नहीं लगेंगे? फिर सामाजिक विभाजन नहीं होगा। कहाँ हुआ सामाजिक विभाजन? ये तो सामाजिक समानता हो गया। जब लगेगा आप कहेंगे कि हम एक इंसान हैं, हमारे अंदर खून बहता है, तो खून तो पूरे विश्व में बहता है, खून तो पूरे विश्व में बहता है लोगों का। तो इस तरह से ये एक सामाजिक समानता हो जाएगा। अच्छा चलिए, जब आप कहेंगे हम एक भारतीय हैं, तब आप पूरे भारत के लिए समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व के लिए समानता यहाँ पे नहीं है। यानी अगर भारत के लिए समानता का बात करें तो हम भारतीय हैं, ये भारत के लिए समानता है। हम इंसान हैं, ये पूरे विश्व के लिए समानता है। हम बिहारी हैं, ये बिहार के लिए समानता है। अगर हम बात करें कि हम रोहतास के हैं, ये रोहतास के लिए हो गया। हम अपने गांव के हैं, अपने गांव के लिए हो गया। हम अपने इस घर के हैं, ये अपने घर के लिए हो गया। हम अपने आप में हैं, ये अपने लिए हो गया, सबसे अलग हो गया, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना बनता है यहाँ पर कि देखिए सामाजिक विभाजन जो होता है वह किस किस आधार पे होता है। सामाजिक विभाजन जो होता है वह किस किस आधार पे होता है, जैसे कि नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उसके बाद आपको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल, क्षेत्र, जाति, उसके बाद भाषा के आधार पर, इन सभी क्षेत्रों, इन सभी क्राइटेरिया के आधार पर विभाजन होता है समाज में। कैसे? अगर बात करें तो हमारे यहाँ कौन सा चलता है? नस्ल के आधार पर चलता है, क्षेत्र के आधार पर चलता है, धर्म के आधार पर चलता है, जाति के आधार पर चलता है कि भाषा के आधार पर चलता है? हमारे यहाँ कौन आधार पर चलता है? हमारे यहाँ पर, अच्छा ठीक है, आपने बोला जाति, यहाँ पे हम चूज किए जाति, ठीक है, आपने चूज किया कि जाति के आधार पर हमारे यहाँ भेदभाव चलता है। तो अब आप बताएंगे, सब ध्यान से सुनो, काहे आप टोपी से खेल रहे हैं? बच्चे बने हैं, इधर आइएगा और आप बताइएगा कि क्या मराठी और हिंदी भाषी के लोग, मराठी और हिंदी भाषी के बीच के लोगों को क्या ये जाति के आधार पर भेदभाव है? तो फिर जाति के आधार पर कहना कौन सा सही हो गया भाई? अच्छा, अगर बात करें तो धर्म के आधार पर भेदभाव होता ही है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता ही है। जैसे स्वर्ण है, दलित हैं और मध्यम वर्ग हैं, इन आधार पर भेदभाव होता ही है। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होता ही है। अब जैसे कि आप बात करेंगे तो हम लोग बिहार क्षेत्र से आते हैं, अगर दूसरा क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो लोग हमें बिहार क्षेत्र का मानते हैं और मानते हैं कि इस एरिया में केवल और केवल हम लोगों का ही अधिपत्य है, कोई और नहीं आना चाहिए। अगर नस्ल के आधार पर मानते हैं तो नस्ल के आधार पर भी भेदभाव देखा जाता है, नस्ल के आधार पर भी भेदभाव देखा जाता है, और भाषा के आधार पर भी। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आप सुनिएगा, एक चीज और आप सुनिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो आपका जैसे नस्ल है, नस्ल